नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी मित्र में स्वागत है। जो एनडीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट करवा रही है फार्मासिस्ट की, उसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यूज लाया हूं, जो दिल्ली में ही पेपर लगा है। उसके बेस्ड जो एमसीक्यूज है वो आपसे अब मैं डिस्कस करने जाऊंगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पहला क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इज मेजर्ड बाय, मतलब जो फर्म की करंट लायबिलिटी मेजर की जाती है वो की जाती है लिक्विडिटी रेशियो से। तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी रेशियो। द सेकंड क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ड्रग्स विच इंक्रीज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फ्लूइड इज कॉल्ड, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो फ्लूइड को इंक्रीज करता है तो वो कौन सी ड्रग्स है। तो एक्सपेक्टोरेंट, लिंचस, लग्जेक्टिव एंड सिरप्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है? एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है तो लिक्विड का फ्लो को बढ़ा देता है और एक्सपेल आउट द फ्रॉम द लंग्स, जो भी कुछ फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह रहते हैं तो उसको एक्सपेल करवाता है लंग्स के द्वारा। अब इसमें इसी इसी क्वेश्चन में अपन बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, लिंक टेस्ट। ये लिंक टेस्ट क्या होता है? ये लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है, और इसके सुक्रोज प्लस ग्लिसरीन जो स्वीटिंग एजेंट्स का रूप में काम आता है, सुक्रोज, तो ये यूज करते हैं इसके अंदर। और ये लिंक टेस्ट का काम होता है डिमुलसेंट इफेक्ट देना। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो थ्रोट के ऊपर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो अपने गले में, तो उसको इरिटेशन को रिलीफ करता है, जो लिंक टेस्ट की फॉर्म में दिया जाता है, जो एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होती है। अब इसी में अपन बात करते हैं लग्जेटिव की। जो लग्जेटिव क्या करता है? लग्जेटिव क्या होता है? स्टूल शॉर्पनर होता है। स्टूल शॉर्पनर होता है, सॉरी, लूज करता है, स्टूल को लूज करता है। और ये जो बाउल मूवमेंट रहते हैं अपने इंटेस्टाइनल, जो बाउल मूवमेंट रहते हैं उसको स्टिमुलेट कर देता है। अब जैसे अपन बात करते हैं, इसमें तीन तीन फॉर्म आती है, जैसे लग्जेटिव, सॉरी, इसमें आते हैं जैसे एक तो परगेटिव होता है, एक लग्जेटिव। जैसे एक तो होता है परगेटिव, एक होता है लग्जेटिव, एक होता है कैथार्टिक। तो इसमें कैथार्टिक्स में जैसे वाटरी फॉर्म होती है सबसे ज़्यादा रहती है कैथार्टिक्स में। तो इसमें कैथार्टिक्स में क्या होता है? डायरिया जो प्रेसिपिटेट हो जाता है, डायरिया हो जाता है। और उसके सेकंड आता है लग्जेटिव। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसबगोल बल्क लग्जेटिव के एग्जांपल में आता है। और ये आता है परगेटिव, जिसमें स्टूल क्या थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा स्टूल बन जाता है। तो इसके ये प्रिपरेशन जो अपन लग्जेटिव की बात करते हैं, तो लग्जेटिव क्या करता है? जो अपने ये स्टूल होता है उसको लूज करता है। अब इसी के अंदर अपन बात करते हैं सिरप की। अब सिरप में आता है, सिरप की बात करते हैं, तो सिरप में क्या होता है? सिरप क्या होती है? एक स्वीट विस्कस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का होता है। तो इसमें अपन जो एक्वस जो वाटर यूज करते हैं सॉल्यूशन, वो एज ए डाइल्यूएंट के रूप में यूज कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ जो आईपी एंड यूएसपी बेस पे जो कंसंट्रेशन अलग अलग दी गई है, एक तो आईपी बेस पे दी गई है और एक यूएसपी बेस पे दी गई है। तो आईपी बेस की जो कंसंट्रेशन है उसकी होती है 66.7%, जो होती है वेट बाई वेट होती है। और जो यूएसपी की जो कंसंट्रेशन होती है इसकी 85% होती है, जो वेट बाई वॉल्यूम जो कंसंट्रेशन होती है। जो ये जो कंसंट्रेशन होती है इसकी स्टेबिलिटी, मतलब जो सिरप की जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करके रखती है। तो इसका ये इसका इसका हो गया डिस्कशन। अब अपन बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है ग्लाइकोसाइड ऑफ डिजिटॉक्सिन, जो मतलब डिजिटॉक्सिन का प्रिकर्सर कौन है? डिजिटॉक्सिन जो बनता है उसका प्रिकर्सर कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी, लेनाटोसाइड ए और लेनाटोसाइड बी। तो अपन बात करते हैं इसमें, जैसे ग्लाइकोसाइड डिजिटॉक्सिन का प्रिकर्सर क्या होता है उसका पूछा गया है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो डिजिटेलिस की बात करते हैं अपन इसमें। तो डिजिटेलिस को फोक्सग्लोलिउस के नाम से जाना जाता है, फोक्सग्लोलिउस। अब एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे डिजिटेलिस परपूरिया ए। अब शॉर्ट में आप समझ जाइएगा, डिजिटेलिस परपूरिया ए, इसका एंजाइम हाइड्रोलाइसिस होता है। इसका एंजाइम हाइड्रोलाइसिस होता है, इसके द्वारा बनता है डिजिटॉक्सिन। ये बनता है डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज होता है जो ग्लाइकोन पार्ट रहता है, और ये एग्लाइकोन पार्ट रहते हैं। तो ग्लाइकोसाइड का जो एग्लाइकोन पार्ट रहता है तो वही अपनी एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। और जो ग्लाइकोजन पार्ट रहता है, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, तो ये अपनी सोल्यूबिलिटी मेंटेन करता है। तो इसके अंदर ये हो गया, तो इसका आंसर चला जाएगा परपूरिया ग्लाइकोसाइड ए। फर्स्ट जो आंसर दे इसका ये चला जाएगा। अब इसमें बात करते हैं परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ये किसका प्रिकर्सर है? तो इसमें ग्लाइकोसाइड बी से बनता है, परपूरिया ग्लाइकोसाइड बी से बनता है, इसका एंजाइम हाइड्रोलाइसिस होगा। तो इसमें बनता है डिजिटॉक्सिन, इसमें बनता है जिटॉक्सिन। और उसमें जो ए था तो इस ए में बनता है, ये जो प्रिकर्सर पूछ रखा है अपने क्वेश्चन का, इसमें बनता है डिजिटॉक्सिन। तो इसका तो ये आंसर हो गया। और जो सेकंड वाला अपन ऑप्शन की बात करते हैं, तो उसका प्रिकर्सर पूछा जाए अगर आगे कोई भी एग्जाम में, तो इसका होगा जिटॉक्सिन। तो इसमें ऐसे अपन इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। अब जैसे लेनाटोसाइड ए दे रखा है, इसमें लेनाटोसाइड ए
पूछा जाए कि तो ये क्या है, ये लेनाटोसाइड ग्लाइकोसाइड अलग होता है, तो इसका लेनाटोसाइड ए और लेनाटोसाइड बी जो होता है, ए का हो गया इसके अंदर, जैसे लेनाटोसाइड ग्लाइकोसाइड ए का हो गया, इसके अंदर इसका एंजाइम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो इसका बन जाएगा उसका तो बन रहा था डिजिटोक्सिन, और इसका बन जाएगा डिजिटोक्सीजेनिन, इसका लास्ट में लग जाएगा जेनिन। तो ये हो गया लेनाटोसाइड ए का। और वैसे ही जैसे बी का करना चाहिए अपन, तो बी का हो जाएगा जिटोक्सीजेनिन, ये हो जाएगा जिटोक्सीजेनिन। तो अपन ऐसे आप इसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब अपन बात कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा परपुरिया ग्लाइकोसाइड ए। अब अपन बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्राइड प्लाज्मा, मतलब ड्राइड प्लाज्मा का स्टोरेज कंडीशन क्या होता है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं तो ब्लड का जो जैसे स्टोरेज टेम्परेचर की बात करते हैं तो इसमें कूल टेम्परेचर हो जाता है। कूल टेम्परेचर की बात करते हैं तो कूल टेम्परेचर 8 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और अपन बात करते हैं इसमें कोल्ड टेम्परेचर की, तो कोल्ड हो जाता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। कूल से डबल ओ आ रहा है तो डबल ओ से 8, 1010 8 बन गया, तो ऐसे याद कर सकते हैं 8 से 25। तो ऐसे ये तो टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर हो गया। अपन बात करते हैं जैसे जो पूछ रहा है ड्राइड प्लाज्मा, सबसे पहले बात करते हैं कि ये ड्राइड प्लाज्मा होता है क्या। जैसे अपना पूरा होल ह्यूमन ब्लड, ये होल ह्यूमन ब्लड के अंदर से, इसके अंदर से अपन अपनी जो आरबीसी इसको अंदर माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा। ये हो गया ह्यूमन प्लाज्मा। आरबीसी जो पूरे ब्लड के अंदर से आरबीसी अपन हटा लेंगे तो उसका ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा हो जाएगा। और इसकी जो स्टेबिलिटी रहती है, तो उसकी स्टेबिलिटी रहती है 5 साल तक। 5 साल तक मतलब इसकी जो एक्सपायरी अप टू 5 ईयर तक एक्सपायरी टाइम रहता है इसका। तो इसको किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को पेशेंट को दे सकते हैं। एक तो ये इसका फ़ायदा है। और जिसको स्टोरेज टाइम होता है तो 20 डिग्री से कम जो होल ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा का रहता है, तो स्टोरेज टाइम होता है या तो रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री से कम, या रहता है 20 डिग्री से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा इसमें दे रखा है, जैसे ये 30 आंसर दे रखा है, तो इसका ये बी, इसमें तो आंसर की में तो बी दे रखा है लेकिन ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो 8 टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री, मतलब रूम टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ये ठीक हो जाएगा। अब अपन जहाँ से बात करते हैं कि अलोई कंटेन बारबलोइन, जैसे अलोइन कंटेन बारबलोइन। अब सबसे पहले बात करते हैं तो अलोई एक तो अलोई बारबाडेंसिस होता है इसकी वेराइटी, और एक होता है अलोई वेरा। तो अपन अलोई वेरा तो इंडियन वेराइटी हो गई, और अलोई बारबाडेंसिस हो गई फॉरेन वेराइटी हो गई। तो इसमें अलोई के बारे में पूछा है तो बारबलोइन कौन सा ग्लाइकोसाइड कंटेन करता है, तो इसमें आ जाएगा सी ग्लाइकोसाइड। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइक। अब इसमें जैसे 4 कैटेगरी दे रखी है, सी ग्लाइकोसाइड, ओ ग्लाइकोसाइड, एन ग्लाइकोसाइड और एस ग्लाइकोसाइड। कौन से याद कर सकते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज वाइज इसको क्लासीफाई कर रखा है। तो सी ग्लाइकोसाइड में CCA, सी मतलब सी ग्लाइकोसाइड, सी मतलब कस्करा और ए मतलब अलोई। तो कस्करा एंड अलोई इसमें एग्जांपल हो गया। ओ मतलब OSR का सॉल्यूशन आता है, तो SR से हो गया सेना और R से हो गया रुबार। अब N से हो गया N न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, और एक ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, और न्यूक्लियोसाइड एक और एग्जांपल आता है, तो वो हो गया। और S से हो गया सिनीग्रीन, या अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं SMS मतलब S जो मस्टर्ड में होता है सिनीग्रीन, तो ऐसे याद कर सकते हैं। एस ग्लाइकोसाइड का ये एग्जांपल है। तो अपन जैसे अपन इसमें बात करते हैं तो सी ग्लाइकोसाइड का एग्जांपल हो गया, एस का हो गया DH ग्लाइकोसाइड कुछ भी नहीं होते। तो अपन जैसे अब ये आंसर आ गया सी, तो इसका आगे क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। द एग्जांपल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड। कोलिनोमाइमेटिक मतलब होता है कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब जो एसिटाइल कोलिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर देता है वो होती है कोलिनोमाइमेटिक ड्रग, जिसको मस्केरेनिक ड्रग भी बोल सकते हैं, अब तो इसमें जैसे इसको पैरासिम्पैथोमाइमेटिक बोल सकते हैं, मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मतलब PNS जो पैरासिम्पैथो नर्व सिस्टम होता है एसिटाइल कोलिन का रिलीज करता है, तो इसको तो माइमेटिक मतलब होता है बढ़ना, तो इसके पैरासिम्पैथोमाइमेटिक भी बोल सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके कोलिनर्जिक ड्रग्स जिसकी बात करते हैं, ये पूछ रहा है अपने को एग्जांपल ऑफ कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, मतलब एसिटाइल कोलिन को रिलीज को बढ़ा देने वाली जो ड्रग्स कौन कौन सी है। तो उस कोलिनर्जिक ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन होता है तो 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन, एक तो एस्टर टाइप की ड्रग होती है और एक होता है एल्कलॉइड टाइप की ड्रग। तो अपने को पूछ रहा है कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड पूछ रहा है, तो एस्टर में तो जैसे एस्टर की में जैसे हो जाएगा
क्या बोलते हैं एस्टर में, ये होता है मिथाकोलिन, अरेकोलिन, कार्बाकोलिन और बिथानिकोल, ये सब हो जाएगा एस्टर में, जो इसमें एग्जांपल दे रखे हैं। और जिसमें एल्कलॉइड में जो एग्जांपल आता है, एल्कलॉइड में पिलोकार्पिन हो गया, पिलोकार्पिन हो गया, और एक इसमें जैसे ये एक दे रखा है कार्बाकोल, कार्बाकोल वगैरह, ये एल्कलॉइड का एग्जांपल है। तो इसका ये आंसर सही चला जाएगा। और बाकी सारे जो बच रहे हैं, तो ये कार्बाकोल आंसर ठीक है, और जो बाकी जो बच रहे हैं वो सारे एस्टर हैं, तो इसमें ये आंसर ठीक हो जाएगा। अब ये नियोस्टिगमाइन तो ये अलग ही है, एस्टर भी नहीं है ये, तो ये एग्जांपल आता है नियोस्टिगमाइन, जो एग्जांपल आता है इनडायरेक्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक एस्टेज जो रिवर्सिबल होते हैं, उसके अंदर जो पूछा जाता है। कार्बामेट्स के अंदर जिसका एग्जांपल है वो होता है जैसे फिजियोस्टिगमाइन, यूट्रोफोनियम और नियोस्टिगमाइन, ये अलग से कैटेगराइज कर रखा है, तो उसका एग्जांपल दे रखा है। लेकिन अपने को इस क्वेश्चन में पूछा है कोलिनोमाइमेटिक एल्कलॉइड, तो इसमें ये कार्बाकोल आंसर ठीक हो जाएगा। तो अपन नेक्स्ट में बात करते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर विद मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। जो बीटा ब्लॉकर है जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी रखता है, तो वो कौन सा है, तो उसमें प्रोपेनोल आ जाएगा, प्रोपेनोल आंसर हो जाएगा इसके अंदर। जैसे टीमोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल, एटिनोलोल, एस्मोलोल वगैरह जो होते हैं, ये तो होते हैं जैसे एटिनोलोल, मेटाप्रोलोल, एस्मोलोल, ब्यूटोक्सिलोलोल, ये सारे होते हैं बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं। तो ये बीटा 1 सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं। और जो प्रोपेनोल होता है, तो प्रोपेनोल होता है जो बीटा 1 भी होता है, और प्रोपेनोल होता है जो बीटा 1 भी होता है और बीटा 2 भी होता है। तो बीटा टू होता है नॉन सेलेक्टिव होता है, तो बीटा होता है सेलेक्टिव ब्लॉकर। तो इसका आंसर ये आ जाएगा प्रोपेनोल। तो अपन जैसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ए जनरल बुक मतलब ये जनरल आता है, कौन सी बुक में आता है। सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, कैश ट्रांजेक्शन, पेटेड कैश ट्रांजेक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिनल एंट्री। इसमें बी दे रखा है वो गलत है, तो इसमें आ जाएगा ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि ये किसी के द्वारा करा गया था पेपर, तो इसमें बी आंसर, तो इसमें आएगा ओरिजिनल एंट्री। अब इसमें बात करते हैं अपन, जैसे जनरल बुक होती है, तो ये बुक कीपिंग का जो मेथड होता है, बुक कीपिंग जो मेथड होता है, इसमें दो कैटेगराइज के रखती है। तो प्राइमरी बुक्स रहती है और एक रहती है सेकेंडरी बुक्स। अपन प्राइमरी बुक्स की जहाँ बात करे थे, प्राइमरी बुक्स में रहती है, जो ये होता है प्राइमरी बुक्स में होते हैं ओरिजिनल एंट्री, मतलब ओरिजिनल एंट्री होती है, सबसे पहले ओरिजिनल एंट्री होती है। और सब्साइडरी जो सेकेंडरी बुक होती है, सेकेंडरी बुक में लीजर वगैरह आते हैं, LEDGER, जो लीजर वगैरह होता है, जो बही खाता जिसको बोलते हैं, वो आता है सेकेंडरी बुक्स में। और जो प्राइमरी बुक्स में आता है वो होता है ओरिजिनल एंट्री होती है। प्राइमरी मतलब सबसे पहले अपन ओरिजिनल चीज़ देख, तो ओरिजिनल एंट्री करते हैं, तो ओरिजिनल हो गया इसमें, ऐसे याद कर सकते हैं इसको। तो ओरिजिनल एंट्री में दो चीज़ें आती हैं, एक तो जनरल आता है और एक आती है सब्साइडरी बुक होती है एक। तो इसमें जनरल और सब्साइडरी बुक, तो जनरल वगैरह में तो इसमें लेस ट्रांजेक्शन होता है, जनरल वगैरह एक तो होती है इसके अंदर। अब बताऊँगा आपको, जैसे प्राइमरी बुक्स में हो गया ओरिजिनल एंट्री होती है, ओरिजिनल एंट्री में हो गया जनरल हो गया, और एक हो गया सब्साइडरी। तो सब्साइडरी में तो लार्ज ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें, तो ये करते हैं। और इसमें होता है लेस ट्रांजेक्शन, मतलब स्मॉल ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं अपन, ये इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिनल एंट्री में रहती है जनरल बुक। अब अपन बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, जैसे रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन जो एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन रहता है, वो रेजिन कौन सा है। और जिसमें बेंजोइन हो गया। अब जो बेंजोइन तो प्लांट रेजिन है, ग्लाइकोरेजिन भी प्लांट है, एक गुजुरेजिनोल ये भी प्लांट है। तो सेलेक जैसे अपन बात करते हैं, तो सेलेक क्या है, एनिमल ओरिजिन है। जो सेलेक और जैन जैसे अपन पढ़ते थे, अपन जिस टेबलेट में पढ़ते हैं सेलेक और जैन, एक आता है ZEIN। तो जैन ये होता है नेचुरल, जिस दोनों नेचुरल रहते हैं रहने में, तो लेकिन ये होता है एनिमल ओरिजिन से और ये होता है प्लांट ओरिजिन से। तो ये मक्का में प्रेजेंट रहता है जैन वगैरह। तो ये इसका ये हो गया। और दूसरा हो गया सेलेक, जो होता है एनिमल जो ओरिजिन से। तो इसमें जैसे अपन बात करते हैं और की भी, जैसे बेंजोइन, तो बेंजोइन प्लांट ओरिजिन होता है। बाल्समिक जिसको बोलते हैं अपन, बाल्समिक रेजिन जिसको बोलते हैं। और जैसे बेंजीन की अपन बात करते हैं। तो दोस्तों हम इस क्वेश्चन में जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो जो जितने भी फैक्ट आए हैं, जिस ऑप्शन है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। एक क्वेश्चन से अपने को कम से कम 4-5 क्वेश्चन सीखने को मिल जाएंगे और उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें ये बेनिफिट होगा। तो अपन बात करते हैं बेंजोइन का जो प्लांट ओरिजिन रहता है, बेंजोइन बाल्समिक रेजिन जिसको बोलते हैं। तो स्टायरेक्स बेंजोइन हो गया,
इसके जैसे पढ़ते हैं अपन फार्माकोग्नोसी में स्टायरेक्स बेंजोइन, और एक स्टायरेक्स टोंकिनेसिस हो गया, स्टायरेसीज की फैमिली हो गई। और इस चीज़ को, इसी का जो सिनोनिम आ जाता है वो अक्सर पूछ जाता है एग्जाम में, इसको बोलते हैं श्याम बेंजोइन। जो स्टायरेक्स टोंकिनोसिस को श्याम बेंजोइन बोलते हैं, और स्टायरेक्स बेंजोइन जिसको बोलते हैं सुमात्रा बेंजोइन। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और जिसका बेंजोइन का जो टेस्ट रहता है, जो बेंजोइन का टेस्ट रहता है, बेंजोइन को अपन वाटर में मिलाते हैं। बेंजोइन को अपन वाटर में मिलाते हैं तो ये मिल्की सॉल्यूशन बनता है, मतलब दूध के जैसे सॉल्यूशन बन जाता है। एक इसका ये भी सॉल्यूशन ये भी है। और इसको HNO3 में मिलाते हैं तो इसमें बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो रोज ही स्मेल देता है। तो इसका ये भी एक टेस्ट हो सकता है। तो अब जैसे बात करते हैं ग्लाइकोरेजिन। अब जैसे इसी ऑप्शन में सी ऑप्शन है ग्लाइकोरेजिन। तो ग्लाइकोरेजिन में ग्लाइकोजन प्लस रेजिन्स की जहाँ बात करते हैं तो ग्लाइकोरेजिन्स का एग्जाम्पल है जे और पी से याद कर सकते हैं, जलप एंड पोडोफाइलम। जेपी मतलब ग्लाइकोरेजिन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ओलियोगम रेजिन होता है, जैसे ओलियोगम रेजिन नहीं होता, जैसे ओलियोगम रेजिन में होता है। जैसे एक तो गूगल, आसाफोइटिडा और मैर। तो ये ग्लाइकोरेजिन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी फार्मासिस्ट की एग्जाम होती है तो ये ऐसे भी पूछ सकता है इसमें कि ग्लाइकोरेजिन्स कौन कौन सी होती है। तो एक जलप हो गया जेपी, और ये होता है पोडोफाइलम। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द पार्टिकल्स पासेज थ्रू सीव नंबर 44। मतलब जो सारे पार्टिकल सीव नंबर 44 से तो पास हो जाएंगे, और लेकिन जो 40% जो रिमेनिंग पार्टिकल्स है वो 85 नंबर सीव से पास हो गए। तो अपन ने जैसे ये इसका पढ़ा है, जैसे 10 नंबर की सीव होती है, 22 नंबर की सीव होती है, 10, 22, 44 और 85, और होते हैं 120। तो ऐसे पढ़ा है। तो ये तो होते हैं जो सारे पार्टिकल जिसमें से पास हो जाते हैं वो है, और बाकी रिमेनिंग जो 40% पार्टिकल्स रहते हैं वो इसके अंदर पास होते हैं 10 की। जैसे ये डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 44, फिर बीच में आ जाएगा 60, फिर 85, फिर 120। तो ये रिमेनिंग जो 40% पार्टिकल्स ये पास होते हैं। तो ऐसे ऐसे इसका जिस 10/44, 22/60, 44/85, तो ये ऐसे आ सकते हैं। तो इसमें सबसे अपन बात करते हैं, ये 10, 22, 44 की अपन बात कर रहे हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सी नंबर सीव से कौन सा मटेरियल पास होगा। तो 10, 22 और 44, 10, 22, 44, 85 और 120 जैसे बात कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर ये तो इसके अंदर हो गया 44, इसके अंदर 60, इसके 85। अपन बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो अपन बात कर रहे हैं कि ये 40-44 नंबर का जो ये इसके बारे में पूछ रहा है अपने क्वेश्चन। तो ये कौन से, जैसे CMMF ऐसे याद कर सकते हैं, CMMF। ये 4 ही मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 4 ही मैक्सिमम एग्जाम पूछे जाते हैं। ये इनको जरूर याद कर लो, 10, 22, 44, 85 और 44, 60, 85 और 120। तो ये हो गया। तो ये उधर कोरस मटेरियल, मतलब 10 नंबर की सीयू में जो पास होगा तो वो होगा कोरस मटेरियल, और जो 22 नंबर की सीयू में पास होगा वो तो मॉडरेट कोरस, MC मॉडरेट कोरस। अब इसमें F ला रहा है तो इस ऊपर F लगा दूँ। और जैसे 44 नंबर की सीयू में पास होगा तो मॉडरेट फाइन। तो अपने से यही तो क्वेश्चन पूछा है, ये देखो, ऑल द पार्टिकल पासेज थ्रू 44 नंबर एंड नॉट मोर देन 40, मतलब जो 40% से ज़्यादा पार्टिकल 85 नंबर की सीयू में से पास होंगे। तो इसमें आंसर आता है मॉडरेट फाइन, MF मॉडरेट फाइन पार्टिकल। तो इसका आंसर हो गया C। तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 11वें नंबर की। प्लांट कॉन्स्टिट्यूट्स यूज द प्रिपरेशन ऑफ द मॉस्किटो कोइल। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। पायरेथ्रम जिसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड होता है, तो ये प्लांट कॉन्स्टिट्यूशन है जो मॉस्किटो कोइल्स में यूज आता है, मच्छर भगाने वाली कोइल्स में। अब ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, रिचेस्ट सोर्स ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा होता है। तो रिचेस्ट सोर्स लेसिथिन जो प्रोटीन होती है, जो सोयाबीन वगैरह और एग योक में प्रेजेंट रहती है लेसिथिन। तो जैसे अपन बात करते हैं इसमें लेसिथिन की बात आई है, तो लेसिथिन एग योक, ये आंसर हो गया अपना, एग योक और सोयाबीन और सनफ्लावर सीड, मतलब एग योक और सोयाबीन और सनफ्लावर सीड, इनमें प्रेजेंट रहता है लेसिथिन, जिसका रिचेस्ट सोर्स है। तो लेसिथिन किस में काम आता है, ये मेमोरी डिसऑर्डर, अमेंशिया, डिमेंशिया वगैरह में, और ये अल्जाइमर डिजीज होती है जो मेमोरी डिसऑर्डर की जो डिजीज होती है, तो उसमें लेसिथिन का यूज करते हैं। तो अपन इसे याद कर सकते हैं। इसमें जैसे मीट की बात आई है, तो मीट क्या होता है, मीट जो रहता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स रहता है, तो इसके अंदर विटामिन B12 की प्रेजेंस अधिकता रहती है। और फिश में आ गया विटामिन ए, फिश विटामिन ए, शार्क
शार्क फिश वगैरह है, और मिल्क में होती है विटामिन D3। तो ये ऐसे याद कर सकते हैं इनको। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, मेलोनिक एसिड फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। मेलोनिक एसिड फॉर्मेशन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो मेलोनिक एसिड जो ये हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स में आती है, तो इसमें ये ऐसे बात कर सकते हैं जैसे एसिटाइल कोलिन से ये देख जैसे लिख रखा है मैंने AHMC। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से बनता है HMG को रिडक्टेज एच एम जी एच एम सॉरी देख HMC एंजाइम बनता है। फिर बाद में बनता है मेलोनोइक एसिड बनता है। मेलोनिक एसिड से बनता है अपने कोलेस्ट्रॉल, और यही कोलेस्ट्रॉल आगे जाके बाइल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइल साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये बाइल साल्ट से कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके अंदर जैसे बाइल साल्ट में कन्वर्ट होता है, तो ये क्या होता है, ये अल्फा हाइड्रोलाइज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है। जो एच से और एम के बीच में जो होती है, ये रेट लिमिटिंग स्टेप रहती है हाइपोलिपिडमिक ड्रग्स की। जो इसमें जो एंजाइम आता है वो HMG को रिडक्टेज जो एंजाइम आता है वो आता है, और जो ये रेट लिमिटिंग स्टेप होती है ये रहती है। तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलोनिक एसिड फॉर्मेशन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो HMG को रिडक्टेज एंजाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें 15वें क्वेश्चन की। द एंजाइम रेफर्ड एज स्प्रेडिंग फैक्टर हाइलोनिडेज। जो स्प्रेडिंग फैक्टर यही होता है, इसमें सी ऑप्शन से हो जाएगा। और हिपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेंट रहता है, IV देते हैं। तो दोस्तों मैं आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊँगा, काफ़ी टाइम हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें कि मैं और आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊं जो इससे रिलेटेड फैक्ट बताऊं या नहीं, या डायरेक्ट आपको MCQ ही सोल्व करने हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बेस पे, वो आपको मुझे ज़रूर कमेंट करें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए ऐसी ही अच्छी अपडेट लाता रहूँगा। जो NDA फार्मासिस्ट, इसरो फार्मासिस्ट के लिए भी मैं आपके लिए अलग से पेपर लाऊँगा, जो 2018-17 वगैरह में लगा है, जो उसके रिलेटेड सारे फैक्ट बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और बताना कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। थैंक यू दोस्तों।